इंट्रोड्यूस दिस इक्विपमेंट टू तेजास, तो आपको मालूम है बहुत जगह पे आजकल जो है वो तेजास ही चल रहा है. Ipcom is slowly being replaced with TJ 1400 of Tejas. Okay, so that's why we will try to see what are the various equipments available. Okay, so Tejas is actually India-based optical and data networking products company. It has developed and delivered a range of high-quality optical transmission carrier Ethernet equipments. So next-gen SDH equipments ranging from STM1 to 64 तक जो है this company is manufacturing. So now we'll see STM1 equipment, in particular TC MC1, TJ100 MC1. Okay, there are various types are there in STM1 level. So normally this is more popularly used in railways. So we'll study this and then we'll study STM4 and then we'll go to TJ1400. These are the three topics I'll be covering. If time permits, TJ100 CP also I will cover. So all these models which have been shown, TJ100 MC1, TJ100 CP और TJ100 LT, ये तीन मॉडल जो है ये STM1 ही है बाय डिफॉल्ट. इसको अपग्रेड नहीं कर सकते. दिस इज द STM बेसिक कोर STM1 सिस्टम्स. तो ये आपका फ्रंट व्यू है, आपका सब रैक का जो फ्रंट व्यू है. तो आप देख सकते हैं इसमें स्लॉट नंबर, तो स्लॉट नंबर वन में पावर सप्लाई रहता है. स्लॉट नंबर 2 में पावर सप्लाई, रिडंडेंसी पावर सप्लाई. और स्लॉट नंबर 3, ये पूरा दिस कंप्लीट रेंज इज स्लॉट नंबर 3. ओके, दिस इज स्लॉट नंबर 3 एंड दिस इज स्लॉट नंबर 4. ओके, ये स्लॉट नंबर 5, स्लॉट नंबर 6 एंड दिस इज फैन ट्रे. तो दिस इज द अरेंजमेंट इन दिस इक्विपमेंट. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में पावर सप्लाई, 2 पावर सप्लाई यूनिट्स है. एंड थर्ड स्लॉट नंबर 3, द मॉड्यूल नेम इज LTC. LTC का फुल फॉर्म जो है एल लाइट ट्रिब्यूटरी कार्ड. तो दिस इज एक्चुअली हार्ट ऑफ द सिस्टम. फिक्का में जो ADM1 और ADM4 बोल के हम लोग डिस्कस किया, वही काम जो है ये LTC कार्ड आपका तेजस में करता है. That means it is nothing but an ADM card in Tejas. So all the cross connection, alarm management, NMS access to the NMS, okay, optical conversion, electrical to optical, optical to electrical, और इंजीनियरिंग हार्डवेयर, ये सभी चीज जो है ये स्लॉट में होता है, स्लॉट नंबर 3 में. सो दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम. ओके, और इसके अलावा 4th, 5th, 6th यहाँ नंबर काउंटिंग जो है आपको यहाँ से करना है. तो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. ओके, तो ये 3 स्लॉट्स में आप कोई भी यूजर इंटरफेस कार्ड, ट्रिब्यूटरी कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन्स नॉट क्रॉस कनेक्शन कार्ड्स बट द कार्ड्स विच विल कैरी द वेरियस ट्रैफिक्स. ओके, सो this is the basic arrangement in the TJ MC100 equipment. Then we'll go to the next slide. Yes, कौन hand raise किया, क्या चाहिए पूछिए. Somebody raised hand. Any questions? सर बैक करना सर स्लाइड जरा. हाँ सर ये स्लॉट 1 में लाइट ट्रिब्यूटरी कार्ड सर लिखा है ये. हाँ, क्या लिखा है? ये 2 स्लॉट फॉर सप्लाई. स्लॉट भाई, वो स्लॉट नंबर 1 नहीं है. एक स्लॉट ट्रिब्यूटरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड है बोल के बता रहा हूँ. 2 स्लॉट जो है पावर सप्लाई के लिए, 3 स्लॉट जो है ट्रिब्यूटरी कार्ड्स के लिए. क्लियर? यस सर. नाउ the various modules that are used in Tejas systems जो है power supply unit, light tributary card in this particular module. दूसरा मॉड्यूल्स में ये LTC कार्ड के जगह पे अलग अलग मॉड्यूल्स रहता है. सो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर ओनली MC100 ओनली. और E3 ट्रिब्यूटरी कार्ड ये जो है दिस विल फिट इन सम ऑफ द डिफरेंट मॉडल्स आल्सो.
E1 ट्रिब्यूटरी कार्ड, ये क्या होता है? E3 ट्रिब्यूटरी कार्ड जो है कल हम लोग डिस्कस किया ना, 34 Mbps का इंटरफेस कार्ड है। तो आपको एक 34 Mbps सिग्नल लेके जाना है तो ये कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ता है, E1 ट्रिब्यूटरी कार्ड। तो जैसा कल हम लोग डिस्कस किया पिम कार्ड, टेक्स वन कार्ड जैसा, यहाँ इनका नाम है टेट, टेट 16, 21, 28। तो इसका मतलब क्या, टेट 16 जो है 16 इवेंट्स लेके जाने के लिए आपको कंटेनर्स प्रोवाइड करेगा। 21 में 21 कंटेनर्स विल बी अवेलेबल, इन टेट 28 कंटेनर्स विल बी देयर। रेलवे में हम लोग नॉर्मली वी यूज टेट 28 बाय डिफॉल्ट। ओके, यू कैन चेंज आल्सो इफ यू वांट। और एक इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है STM1 अग्रीगेट बार ट्रिब्यूटरी कार्ड, AO11। ये का मतलब अग्रीगेट, वो का मतलब ऑप्टिकल, और पहला वन जो है वो STM1 कैपेसिटी, और दूसरा वन जो है ये कितना ऑप्टिकल पोर्ट्स अवेलेबल है। तो ये पर्टिकुलर कार्ड में खाली एक ही ऑप्टिकल पोर्ट है, जैसा आप फिबकम में हम लोग यस्टरडे LI कार्ड के बारे में डिस्कस किया, लाइन इंटरफेस कार्ड। इसमें एक ही ऑप्टिकल पोर्ट होता है, दैट इज इक्वलेंट हियर इज AO11। और ईथरनेट ट्रिब्यूटरी कार्ड TP01, कल हम लोग EMAP कार्ड डिस्कस किया। ऐसे ही सर रिपीट ये 011 रिपीट सर। AO11, जीरो नहीं, वो ओके। वो का मतलब ऑप्टिकल, ये का मतलब अग्रीगेट, वो मीन्स ऑप्टिकल। पहला वन जो है STM1 और दूसरा वन जो है सिंगल ऑप्टिकल पोर्ट। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका ईथरनेट ट्रिब्यूटरी कार्ड। इसमें आपको दो डिफरेंट मॉडल्स दिख रहे हैं, देखिए यहाँ। एक मॉडल का नाम जो है TP01 और दूसरा TP01FT। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में 8 ईथरनेट सर्किट्स आप लेके जा सकते हैं। फर्क इतना ही है, आपका TP01 में जो 8 चैनल्स जो है वो सभी इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स है, मींस RJ45 है, इसमें ऑप्टिकल प्रोविजन नहीं है। लेकिन आपका TP01FT में 4 इलेक्ट्रिकल और 4 ऑप्टिकल कनेक्टर इंटरफेसेस प्रोवाइड किया गया है। सो इफ यू वांट बोथ ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल, आपको TP01FT लेना है। खाली आपको इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिंग चाहिए तो TP01 ले सकते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज ऑल अदर थिंग्स आर सेम। सो दीज आर द कर्व्स। इसमें देखिए, और एक चीज है, तेजस में पहले बहुत अच्छा सिस्टम था। जो कार्ड आप एक बार, सपोज मैं टेट 28 को लिया, तो वो ये टेट 28 जो है बहुत मॉडल्स पे फिट होता था। मैं इवन आई चेंज द इक्विपमेंट ऑल्सो। दीज कार्ड्स आर, दे आर कॉल्ड जेनरिक कार्ड्स। जेनरिक मीन्स इट इज एनी STM मॉड्यूल में, इक्विपमेंट में ये मॉड्यूल फिट होता था पहले। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये जो तेजस लोगों को समझ में आ गया, ये बहुत मार्केट वाइज इट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। तो अब आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग कार्ड्स बना रहे हैं। आपका TJ 1200 का कार्ड जो है वो TJ 1400 में फिट नहीं होता है, तो TJ 1400 का कार्ड जो है TJ 1600 में फिट नहीं होता है। तो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग टाइलर मेड, मीन्स ओनली दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट में ही वो कार्ड सेट होता है। लेकिन ये जो कार्ड मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है आपका MC100 में काम करेगा, MC4L दैट इज STM4 इक्विपमेंट में भी काम करता है, ओके, और CP100 में भी ये काम करता है। ऐसा बहुत मॉडल्स में भी ये सेम कार्ड कैन बी यूज्ड, बट लेटर वर्जन्स जो है नाउ दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। ओके, so that is the thing that is happening, changes in the Tejas. So now the power supply unit, now we'll see one by one मॉड्यूल के बारे में। तो पहला हम लोग फर्स्ट स्लॉट नंबर 1 और 2 में क्या होता है, 2 पावर सप्लाई होता है ना, तो पावर सप्लाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्लॉट नंबर 1 एंड 2 में ये पावर सप्लाई यूनिट जाएगा। तो इनका जो इनपुट है वो -48 वोल्ट्स है। तो जो रेंज, सेफ रेंज ऑफ वर्किंग मीन्स डैमेज, विदाउट डैमेज आपका पावर सप्लाई काम करने का जो रेंज है वो -39 to 60 वोल्ट्स। ओके, so this is the range, means your बैटरी वोल्टेज -39 वोल्ट से -60 वोल्ट तक रहने से आपका इक्विपमेंट जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम काम करता है। तो इसमें बहुत कुछ प्रोविजन दिया है। हाई वोल्ट आपका इनपुट वोल्टेज हाई होने से, लो होने से,
वो पावर सप्लाई का आउटपुट हाई होने से, लो होने से इक्विपमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ प्रोविजंस दिया गया, प्रोटेक्शंस आर प्रोवाइडेड। लेट अस सी व्हाट आर दे अवेलेबल। तो सपोज आपका इनपुट जो है, सपोज यहाँ ये इनपुट वोल्टेज जो है -60 से -56। देखिए आप ऊपर क्या बताया, ये काम करेगा -36 से -60, बट -60 -56 तक जो है इट इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई। वाई वोल्टेज टेकन माइनस, बता सकता है कोई? मालूम नहीं क्यों वाई माइनस इट इज टेकिंग? Positive grounded, sir. Yes, it is positive is grounded. Positive grounded. Right. That is why it is called minus. Okay. तो ये prevent from lightning. रीजन क्या है सर, माइनस क्यों लेते हैं ग्राउंडेड पॉजिटिव को? इसको कारण होगा क्यों लेते हैं सर? रीजन है, पहले पॉजिटिव ही नेगेटिव वाज ग्राउंडेड, बट ऑन लॉन्ग रन यूसेज में ये नेगेटिव ग्राउंड करने से इसके ऊपर करोशन हो रहा है, करोशन फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरेट होते जा रहा था। तो इसलिए बाद में ये फाइंड आउट किया गया, पॉजिटिव को ग्राउंड करने से ये जो ये जो चीज होता है ना, सल्फेशन बोल रहा है, एक्चुअली सल्फेशन नहीं है, इनको बोलता है कोरोगेशन। ये कोरोगेशन जो है ये बैटरी का कोरोजन के लिए किया जाता है, कोरोजन के लिए वो अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव को ग्राउंड किया गया, नेगेटिव को लाइव का बना। वेरी गुड, लॉट ऑफ पीपल नो एवरीथिंग। ठीक है, अभी समझ में आया माइनस क्यों होता है? ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई जी। मैं आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आप चार्ट में भेजिए आपका क्वेश्चन। तो नाउ दिस हाई वोल्टेज मींस -56 volt, but here 39 volt, 36 volts. See, 36 is actually 36 में गए तो आपका इक्विपमेंट बंद हो जाता है। The range is -36 to -72. ये क्या लिखा है देखिए कि हाँ क्या लिखा हूं मैं, सेफ ऑपरेशन। ओके, सेफ ऑपरेशन के लिए -36। तो आपका वोल्टेज -39 से -38 आ गया, तो अब क्या होता है, then it is not a safe range, then it will start giving low voltage indication. Safe operation का मतलब correct voltage. Is that clear? Okay. Then input voltage जो 56 से 60 वोल्ट में रहने से आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, इनपुट वोल्टेज हाई। इसका मतलब ये नहीं है आपको कुछ एक्सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज वार्निंग यू देयर इज सम प्रॉब्लम, आप चेक कीजिए बोल के। सपोज यही वोल्टेज आपका -48 to 39 पे आ गया, देन इट विल शो योर इनपुट इज लो वोल्टेज। तो आपका बैटरी में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो केबल प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वार्निंग दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए बोल के। इट इज नॉट ए डेंजरस कंडीशन, बट इट इज ए वार्निंग टू यू। तो इमीडिएटली आप क्या करना है, आपको अलार्म कहाँ पे आएगी सर? जी सर अलार्म कहाँ पे आएगी, मतलब ये टेस्ट इक्विपमेंट में आएगी सर? एनएमएस में, पावर सप्लाई में आपको इंडिकेशन एक्चुअली आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपका एनएमएस नेटवर्क में आपका इक्विपमेंट में अलार्म्स दिखता है ना, द रेड ग्रीन एंड क्रिटिकल वो मेजर अलार्म है ना, वो अलार्म से दिखता है। आप एनएमएस में जाके देखना है ये अलार्म क्यों आया, तब पता चलेगा ये प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली क्या होता है, आप एनएमएस में जाने से पावर सप्लाई का नीचे रेड होता है, ग्रीन होना चाहिए। सपोज कुछ रेड कलर है तो इसका मतलब आपका वो पर्टिकुलर पावर सप्लाई कार्ड में कुछ अलार्म है। ये अलार्म किस वजह से आ रहा है आपको एनएमएस में पता चलेगा, इंडिकेशन से पता नहीं चलता है। ओके, so this input is low, so if the voltages are in the range of -35 to ये जो रेंज है ना, ये रेंज में होने से क्या होता है, इक्विपमेंट विल ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। शट डाउन का मतलब बंद हो जाता है। so that is the safest thing that will happen, means -45 to 49 रेंज में आपका वोल्टेज जाने से हायर साइड 65 वोल्ट्स ±4 ऑटोमेटिकली आपका इक्विपमेंट जो है वो शट डाउन हो जाता है। so that is all, these are all good for protection।
सर कभी कभी सर एनएमएस में गलत वोल्टेज शो करता है सर, उसका रीजन क्या है? गलत नॉर्मली वहाँ नहीं शो 52 करना था, है, वहाँ 63 दिखा रहा, 63 वोल्टेज हो गया जो कि 52 था। सेंसर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपका एक कार्ड में इक्विपमेंट का जो सेंसर है ना मॉनिटरिंग करने का, वो सेंसर प्रॉब्लम हो सकता है। दैट मे बी द ओनली रीजन। ओके, देन कम्स योर पावर सप्लाई आउटपुट। तो इनपुट का प्रोटेक्शन भी है, आउटपुट का प्रोटेक्शन भी। आप इसका जो आउटपुट है ना ये +12 वोल्ट्स है। ओके, so this +12 volt put is given to all the modules। जो मॉड्यूल्स हम लोग डिस्कस किया, इसमें सभी का जो इनपुट होता है वो +12 वोल्ट रहता है। लेकिन एक्चुअली कुछ कार्ड्स को जो है उतना वोल्टेज का जरूरत नहीं, ये रिक्वायर ओनली 3.3 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स। जो डिजिटल कंपोनेंट्स होता है वो बहुत कम वोल्टेज लेते हैं, आपको मालूम है। तो ये कंपोनेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो कार्ड अंदर में होता है। सपोज LTE कार्ड में इंटरनली डीसी-डीसी कन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, वो 12 वोल्ट को लेके वो 3.3 वोल्ट्स नहीं तो 5 वोल्ट्स जो भी चाहिए उसमें कन्वर्ट करता है। वैसे ही 12 वोल्ट्स जो है जहाँ चाहिए वहाँ 12 वोल्ट्स डायरेक्टली यूज होता है। ओके, सो ऑल दिस इज डन विद इन द कार्ड। यस, सर क्या? ये हाँ, हम लोग जो हमको जो सप्लाई को 12 वोल्ट चाहिए था, हम 48 वोल्ट क्यों देते हैं सर? ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये क्या देता है एक्चुअली, ये 48 वोल्ट्स का एक्चुअली कहाँ भी आपको जरूरत नहीं पड़ता है। बट व्हाट दे हैव डन अर्लियर, ये 24 एनालॉग सिस्टम्स में 24 वोल्ट्स पे काम करते थे। बाद में जब डिजिटल पे आया तो हम लोग 48 को डिसाइड किया है। तो ये 48 क्यों? आप सपोज 48 नहीं रहने से क्या होता है, इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड। को माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। तो ये 48 क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू आउट द टेलीकॉम स्टेशंस। तो ये 48 को स्टैंडर्डाइज करने से क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द बैटरीज एंड चार्जर्स आर वेरी इजी। अभी सपोज मैं मेरा इक्विपमेंट को 4 पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर अलग अलग पावर हुआ तो आपको अलग अलग बैटरी चार्जर्स रखना पड़ता है, अलग अलग से बैटरी बैंक बनाना पड़ता है। तो दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकली, इट इज वेरी एक्सपेंसिव इकोनॉमिकली, और प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए क्या क्या डिसाइड किया गया, हर एक स्टेशन में जो बैटरी बैंक और चार्जर विल बी ऑफ -48 वोल्ट्स, और हर एक इक्विपमेंट में इसलिए पावर सप्लाई यूनिट दिया गया है। तो वो कंपनी वाला जो है जो जो वोल्टेजेस उनको चाहिए इसके हिसाब से इनका पावर सप्लाई यूनिट को डिजाइन करता है। ठीक है, तो बट इनपुट इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये पावर सप्लाई यूनिट का पर्पज यही है, ये ऑल द पावर सप्लाई यूनिट्स आर डीसी डीसी कन्वर्टर्स। तो दे विल टेक -48 और +24 जो भी वो स्टेशन का जो स्टैंडर्ड है वो वोल्टेज लेके उसको कम करके यूज करता है। So 48 volts is only for standardization purpose. Yeah, it is not actually required by any equipment. All electronics equipment will use lower voltage only. They don't use high voltage. But for making standardization, they have used -48 volts. Is that clear? तो आपका ये 12 वोल्ट से आपका 3.3 वोल्ट्स डिराइव होता है इंडिविजुअल कार्ड्स में। इसमें कुछ कार्ड्स जो है वो AM मॉड्यूल्स होते हैं ना, जो ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग का जो मॉड्यूल्स होता है उसको डायरेक्टली 12 वोल्ट्स चाहिए, वो डायरेक्टली वो 12 वोल्ट्स लेता है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, OEM मॉड्यूल्स मींस द मॉड्यूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग। तो इसमें एक्चुअली LTC कार्ड ओनली इज द वन। और क्या आप क्या लिखा है, कुछ NMS अलार्म, मुझे वो दिखा नहीं क्या चार्ट में आप क्या दिया है। इज NMS अलार्म वोल्टेज कैन बी सेट मैन्युअली एज पर डिजाइन? नो, नहीं कर सकता, वो खाली मॉनिटर करके आपको बताता है, यू कैन नॉट सेट। तो इसमें एक्चुअली पावर सप्लाई में GAM फुल फॉर्म OAM, ऑपरेशन एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, मैं वो एक्चुअली बताता हूँ आपको आगे जब जाएंगे, आई टेल यू। ओके, तो आउटपुट, द आउटपुट वोल्टेज जो डिराइव्ड है इसमें भी एक फिक्स्ड किया गया। ऐसा नहीं है आप पूरा 12 वोल्ट में जो है इट इज एनी वोल्टेज 13 वोल्टेज 14 वोल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फिक्स किया गया 12 + 12 वोल्ट्स ±5%। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 0.6।
तो आपका जो सेफ वर्किंग ऑपरेशन इज ओके ओके 12.5 वोल्ट्स पॉइंट सॉरी 0.6 वोल्ट्स 12.6 प्लस आर 11.4 ये 11.4 से लेके 12.6 तक जो है वो सेफ वोल्टेज है। तो इससे ज्यादा कम होने से आपका इक्विपमेंट में अलार्म आता है, बाद में शटडाउन भी हो जाता है। सो इसमें ये हाई का मतलब सपोज आपका 12.56 से ज्यादा वोल्टेज आपको मिल रहा है आउटपुट में, देन इट इज शोन एज ए हाई वोल्टेज। इफ इट इज लेस देन 11.4 वोल्टेज इट इज ट्रीटेड एज ए लोअर आउटपुट। सो ये दो कंडीशन में आपके इक्विपमेंट शटडाउन पे चले जाता है। और रिवर्स पोलैरिटी का भी प्रोटेक्शन दिया गया है, तो आप बाय मिस्टेक 75 वोल्ट तक आप पॉजिटिव को नेगेटिव को वायरिंग गलत किया तो भी इक्विपमेंट को कुछ नहीं होता है। इफ इट इज मोर देन 75 देन ओनली द प्रॉब्लम विल कम। व्हाट टॉलरेंस यू वांट मिस उर्मिशा, इसका टॉलरेंस पूछ रहे हैं आप? And minus is like tolerance only. Where minus? No, which minus you are talking about? Plus and minus 5%. या प्लस और माइनस का मतलब टॉलरेंस है। दैट मीन्स 12 वोल्ट्स प्लस 5% मीन्स 0.6 वोल्ट्स, माइनस साइड में 12 वोल्ट्स माइनस 0.6 वोल्ट्स, तो कितना होता है? द रेंज विल बी 11.4 टू 12.6। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट इज अबाउट योर पावर सप्लाई। देन ये पावर सप्लाई यूनिट का जो है रिडंडेंसी होता है। तो नॉर्मली एक पावर सप्लाई यूनिट जो है वो लोड पे रहेगा, दूसरा जो है एज एंड व्हेन द पावर सप्लाई फेल्स ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट वन विल टेक ओवर। एक्चुअली ये हॉट स्टैंड है। द पीएसयू इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आउटपुट शॉर्ट सर्क्यूट, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज अभी मैं आपको बताया, और इनपुट वोल्टेज अंडर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। ओके तो आउटपुट ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इज लैच्ड एंड द यूनिट विल नॉट रीस्टार्ट अंटिल पावर टू दिस यूनिट इज रिमूव्ड एंड रिकनेक्टेड। क्या मतलब है? सपोज आपका जो इक्विपमेंट जो है वो आउटपुट पावर सप्लाई जो प्लस 12.6 और माइनस 11.6 के प्लस 11.6 के बीच से ऊपर बाहर जाने के बाद शटडाउन हो जाएगा आपका इक्विपमेंट। ये बताया आपको, ये शटडाउन होने के बाद फिर आप पावर सप्लाई को ऑन करने से ये ऑन नहीं होता है। तो ये कब ऑन होगा? आपको यूनिट को निकाल के फिर लगाने के बाद ही ये रीस्टार्ट होता है। एंड इफ स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर इट विल नॉट रन मोर। क्या आपका क्वेश्चन कुछ है? थोड़ा टाइम। मोर प्रॉब्लम इन पावर सप्लाई कार्ड्स इन दिस सिस्टम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इट इज बिकॉज if you are having more power supply failure, that means your input voltages are not good, means your बैटरी से जो वोल्टेज आ रहा है इसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है, इसलिए आपको पावर सप्लाई प्रॉब्लम हो सकता है। बट नॉर्मली इट इज एक्चुअली वेरी स्टर्डी इक्विपमेंट है, इनका फेल्यूर होने का चांसेस है। आई डोंट से नॉट देयर, बट इतना रेगुलर प्रॉब्लम नहीं होता है। मे बी आप एक बार आपका बैटरी वोल्टेजेस को चेक कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड इज द लाइट ट्रिब्यूटरी कार्ड। तो ये लाइट ट्रिब्यूटरी कार्ड में आपको ऑलरेडी बताया, दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये स्लॉट नंबर 3 में प्लग इन होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट प्रोवाइड्स अग्रीगेट इंटरफेसेस। ये अग्रीगेट इंटरफेसेस क्या होता है? ये ऑप्टिकल पोर्ट्स दो डायरेक्शन के लिए, ऑप्टिकल पोर्ट 1, ऑप्टिकल पोर्ट 2, दो ऑप्टिकल पोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें एक्सटर्नल क्लॉक के लिए प्रोविजन दिया गया। सपोज आप एक्सटर्नल क्लॉक कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको बिट्स क्लॉक बोलता है, इसके लिए एक प्रोविजन दिया गया। और प्रोसेस करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए भी इसमें प्रोविजन दिया है। ओके, सो ऑल द थिंग्स आर डन बाय दिस इक्विपमेंट। तो पावर सप्लाई ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया। ओके, ये पर्टिकुलर कार्ड के लिए जो 12 जो है ना, ये 12 वोल्ट्स, इनका जो वेरिएशन है वो प्लस और माइनस 20 कार्ड का अंदर में, ये बाहर नहीं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं पहले आपको जो 12.5 प्लस और माइनस 5% जो है वो ओवरऑल सिस्टम में, बट एक बार आप 12 वोल्ट्स ये कार्ड को देने के बाद
ये कार्ड का अंदर में ये प्लस वोल्ट 12 जो है वो प्लस और माइनस 20 वोल्ट्स तक परसेंटेज तक वेरिएशन हो सकता है। ओके, सो इनका जो पावर कंजम्पशन जो है ये 16 वाट टिपिकली लेता है। ओके, दिस इज अबाउट एलटीसी कार्ड पावर सप्लाई। So now the next card है एक मिनट का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है ये ट्रिब्यूटरी कार्ड में आपको मैं अभी ये जो यहाँ जो लिस्ट बनाया गया वो एक्चुअली क्या बता रहा है, इसमें आपको ये टेलीकॉम बसेस आर अवेलेबल फॉर इंटरकनेक्टिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स। ये आपका मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलरली प्रोसेसर बस अलग होता है, टेलीकॉम बसेस अलग होता है। बसेस का मतलब द मदरबोर्ड का पीछे जो कनेक्टिविटी होता है ना, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलता है। सिमिलरली इसमें क्लॉक्स के लिए, टाइमिंग स्केल के लिए भी है प्रोविजन है। और नेक्स्ट जो है आपका STM1 टू STM1 ऑप्टिकल इंटरफेसेस अवेलेबल रहता है। इनका जो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिए। तो MC100 में जो कनेक्टर यूज होता है वो SCPC टाइप का होता है। SC का मतलब स्टैंडर्ड कनेक्टर, नहीं तो आप इसको स्क्वेयर कनेक्टर भी बताते हैं कुछ लोग, एक्चुअली वो स्क्वेयर टाइप में रहता है। बेसिकली इनका जो स्टैंडर्ड नेम इज स्टैंडर्ड कनेक्टर है। PC मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये पैच कार्ड नहीं है, प्लीज रिमेंबर। ओके, SCPC का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड कनेक्टर फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, और इसमें एक फ्लैश डिस्क रहता है। फ्लैश डिस्क इज नथिंग बट एक मेमोरी है। तो ये भी रहता है। डायग्नोस्टिक पोर्ट रहता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। सपोज आप इक्विपमेंट का कुछ IP एड्रेस भूल गया तो इसको रिट्रीव करने के लिए ये पोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें एक NMS पोर्ट है। ओके, एक्सेस NMS से एक्सेस करने के लिए प्रोविजन दिया गया है। सिमिलरली आपको क्रॉस टर्मिनल के लिए भी एक प्रोविजन दिया। क्रॉस टर्मिनल का मतलब लोकली आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप RS-232 सीरियल पोर्ट भी अवेलेबल है, नॉर्मल सीरियल पोर्ट भी अवेलेबल है यहाँ। और आपका इंजीनियरिंग ऑर्डरवेयर प्रोविजन दिया है। और बिट्स क्लॉक, मैं बिट्स क्लॉक बता रहा था, ये बिट्स क्लॉक जो है एक्सटर्नल क्लॉक, इसके लिए भी प्रोविजन है। और एक्सटर्नल और इंटरनल अलार्म्स एक्सटेंड करने के लिए भी आपको प्रोविजन दिया है। ये सभी चीज हम देखेंगे आगे। ओके, तो ये इसमें पहला जो है ऑप्टिकल इंटरफेस, फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार ये डिस्कस किया है, लेकिन स्पेसिफिक इक्विपमेंट में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट स्टैंडर्डाइजेशन इज सेम। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका S.1.L.1.L.1.2 दिया है। तो नॉर्मली ये जो STM इक्विपमेंट हम MC100 ले रहे हैं वो हम नॉर्मली L.1.1 से लेते हैं। तो L.1.1 का मतलब देखिए, पावर जो है वो 0 dBm शुड बी इज द मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो -5 होता है। नॉर्मली दीज टू आर द एक्चुअली रेंज है, लेकिन रेलवे में हम लोग इसको क्या लेते हैं, -2.2 dBm। ये कल मैं बहुत बार आपको रिपीट किया है। वैसे ही आपका शॉर्ट हॉल में हमारा पावर जो होता है ये -10.6 dBm होता है। प्लीज इतना आपको रिमेंबर करना है। L.1.2 में नॉर्मली 0 dB तक, नॉर्मली 0 dBm हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन सिस्टम में तीन अलग अलग पावर्स हम लोग यूज करते हैं। तो आपका रिसीवर सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं। शॉर्ट हॉल में आपका जो रिसीवर सेंसिटिविटी जो है वो -28 dBm होता है, whereas in case of long haul, even though here it is maybe this particular equipment is having -34 dBm, लेकिन there are some equipments which is having -37 dBm तक थ्रेशोल्ड हो सकता है। तो द मोर द रिसीवर सेंसिटिविटी, लॉन्गर द डिस्टेंस। आपका ऑफ सेक्शन डिस्टेंस को बढ़ाना है तो पावर ज्यादा होना चाहिए, रिसीवर सेंसिटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए। तो इट -34 इज स्टैंडर्डाइज्ड, बट -37 तक आपको ये काम करेगा।
सिमिलरली ओवरलोड में कल आपका बता रहा था, देखिए -8 dBm से आपको पावर ज़्यादा नहीं देना STM1 इक्विपमेंट का रिसीवर में, और STM लॉन्ग हॉल इक्विपमेंट्स में इनका जो इनपुट पावर शुड नॉट बी मोर देन -10 dBm. ओके, देन ये सेक्शन लॉस नॉर्मली 12 dB तक हो सकता है. अगेन इट्स नॉट वेरी पक्का स्टैंडर्ड नहीं है. इट कैन बी विथ इट्स आइडियल कंडीशन में इतना लॉस होता है, लेकिन आपका इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइबर केबल एंड द कनेक्टर्स व्हाट यू आर यूजिंग, इसके ऊपर आपका लॉस डिसाइड होता है. तो इनका वेवलेंथ जो है 1310 नैनोमीटर, यहाँ L2 है ना, 2 का मतलब 1550 नैनोमीटर. तो स्पेक्ट्रल रेंज क्या होता है, आपका लेजर का रेंज है. आइडियल 50 एग्जैक्टली 1310 नैनोमीटर आपका आउटपुट नहीं मिलता है. वो 1310 नैनोमीटर प्लस और माइनस 3 नैनोमीटर का वेरिएशन रह सकता है. तो नॉर्मली सपोज आप 1310 नैनोमीटर का आउटपुट चाहिए तो यू विल नॉट गेट एग्जैक्टली 1310 प्लस और माइनस 3 नैनोमीटर का विड्थ रहता है. लेकिन वो जो लेजर का जो रेंज होता है वो 1261 से लेकर 1360 होता है. तो ये इनका बीच में आप 1310 को ट्यून कर सकते, हम नहीं कर सकते, कंपनी वाला विल ट्यून इट फॉर द स्पेसिफिक वेवलेंथ. और ये कनेक्टर जो टाइप है ना वो ACPC कनेक्टर्स है, और पूरा फाइबर टाइप जो है ये सिंगल मोड फाइबर है. मैं आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज सिंगल मोड मल्टी मोड. मैं इसके बारे में आई डोंट वांट टू discuss much about it. Okay, so that is about the optical port. और then flash disk. ये flash disk क्या होता है, it's a non-volatile memory used as a flash disk to store all the details which are subjected to modification, like your Ethernet IP, router ID, cross connection, okay, performance monitoring, parameters, all these things. देखिए हम लोग जो भी हमारा इक्विपमेंट में हम लोग थ्रू NMS कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेटवर्क का IP सेट करते हैं, रूटर आईडी हम लोग सेट करते हैं, क्रॉस कनेक्शन करता है, और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पैरामीटर्स क्या होता है, एरर सेकेंड्स, एरर फ्री सेकेंड्स, सीवियर एरर सेकेंड्स. ओके, ऐसा पैरामीटर्स वो मॉनिटरिंग करता रहता है कंटिन्यूसली आपका इक्विपमेंट. ये सभी चीज जो है आपका फ्लैश डिस्क में सेव होता है. जब भी आप इक्विपमेंट को ऑफ करके फिर ऑन करने से ये सभी इंफॉर्मेशन आपका फ्लैश डिस्क से इक्विपमेंट का मेमोरी में जाता है. तो दिस इज जस्ट लाइक ए मेमोरी ऑफ द इक्विपमेंट. तो इनका जो कैपेसिटी है, STM1 STM4 के लिए जो कैपेसिटी होता है वो 128 MB होता है, और STM16 का जो के लिए जो यूज होता है वो 256 MB का कैपेसिटी होता है. ओके, so all these things are saved here. From here it is again given to the equipment as and when required. और डायग्नोस्टिक पोर्ट क्या है, डायग्नोस्टिक पोर्ट इज ए डायग बोल के लिखा होता है इसके ऊपर. एक्चुअली डायग का मतलब डायग्नोस्टिक पोर्ट. डायग्नोस्टिक पोर्ट का मतलब, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, टेस्ट. तो नॉर्मली हम लोग कब टेस्ट करते हैं, कोई आदमी को इल हो गया, कुछ फीवर है, तो कुछ प्रॉब्लम है, तब क्या करेंगे, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना. ऐसे ही यहाँ भी सपोज आपका IP एड्रेस, यस, ट्रबल शूटिंग, व्हाट यू वांट, ट्रबल शूट चाहिए, हम लास्ट में आएगा वो, एट द एंड ऑफ द विल स्टडी दैट वन. तो डायग्नोस्टिक पोर्ट में जो क्या पर्पस क्या है, वो पोर्ट में जाके आप सपोज आपका वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट का IP एड्रेस आप भूल गया, ओके, ईथरनेट IP, तो वो ईथरनेट IP को रिट्रीव करना है, निकालना है बाहर, तो आप ये पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है. ये पोर्ट से आप इसका अंदर में घुस के आप वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को बाहर निकाल सकते हैं. नॉर्मली एक एक इक्विपमेंट में इनका कनेक्टर टाइप अलग अलग रहता है. कुछ इक्विपमेंट में अभी लेटेस्ट RJ45 में सॉरी TJ1400 में ये जो डायग्नोस्टिक पोर्ट है ना, एक USB टाइप का होता है, RJ45 टाइप का होता है. पुराना सिस्टम में DB9 टाइप होता है, पुराना सिस्टम में DB9 टाइप इंटरफेस रहता है. ओके, so this is the purpose of this particular interface. Then NMS interface. So NMS interface का काम क्या है, to give an interfacing between equipment and your NMS. ये पोर्ट द्वारा क्या कर सकते हैं आप, NMS द्वारा इक्विपमेंट में घुस के आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं वो सभी चीज आप कर सकते हैं. ओके, so
दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इक्विपमेंट, दिस पोर्ट। और क्राफ्ट इंटरफेस जो है ये आप लोकल, सपोज आपका पास एनएमएस नहीं है, आपके पास क्राफ्ट टर्मिनल है, तो क्राफ्ट टर्मिनल जो है नॉर्मली इट विल हैव सीरियल पोर्ट। इन केस यू आर योर सिस्टम इज हैविंग ओनली सीरियल पोर्ट एंड यू वांट टू एक्सेस द इक्विपमेंट, आप ये RS-232 कनेक्टर को यूज कर सकते हैं। देन सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट जो है इट इज एक्चुअली, यू कैन सी हियर फ्रॉम डायग्राम, ये नॉर्मली आपको ऑपरेटर का पर्पस के लिए दिया गया है। तो इसमें एक बाइट F1 बाइट को इस्तेमाल किया गया। तो नॉर्मली ये सीरियल पोर्ट आप दो स्टेशन के बीच में देना चाहते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन हो सकता है, वॉइस कम्युनिकेशन। सो नॉर्मली इट इज एक्चुअली यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। तो ये डाटा कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता है दो स्टेशन के बीच में, सीरियल पोर्ट में आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, F1 बाइट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। so that has to be done through your NMS. Then you are having engineering orderware. तो engineering orderware आपको मालूम है, this is actually for emergency communication between the two stations. Okay, it is not actually payload में नहीं रहते, ये अलग से bytes दिया गया है। आपको क्लास में ऑलरेडी थियरी में पढ़ाया गया, E1 byte for regenerator section और E2 byte जो है मल्टीप्लेक्सिंग सेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 64 kbps का चैनल होता है। तो ये जो है ये कनेक्टर RJ45 कनेक्टर होता है आपका इक्विपमेंट के ऊपर। तो ये नॉर्मली ये दो हैंडसेट, दो स्टेशन में दो हैंडसेट रहता है और दिस इज एक्चुअली हैंडसेट, इनका एक सेगमेंट नंबर रहता है इसमें और ऑर्डरवेयर नंबर, ये दो चीज आपको डिफाइन करना पड़ता है आपका NMS द्वारा, बिकॉज इट्स ए सेलेक्टिव कॉलिंग, इट इज नॉट। पुराना माइक्रोवेव का ऑर्डरवेयर में क्या होता था, इट वाज ओपन टू एवरीबॉडी, कोई भी दो आदमी बात करे तो सभी लोग सुन सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दिस इज ए सेलेक्टेड टाइप, सेलेक्टिव टाइप है। तो यू हैव टू प्रोवाइड द सेगमेंट नंबर और ऑर्डरवेयर नंबर। तो ये सेगमेंट नंबर, ऑर्डरवेयर नंबर क्या होता है, ये नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग ऑर्डरवेयर को यहाँ सेलेक्ट किया E1, तो ये इसका दोनों के बीच में हम एक E1 और E2 को लेके ये चैनल हम लोग प्रोवाइड किया है। तो सेगमेंट नंबर जो है इसमें इनका नंबर 00 से लेके 99 बीच में कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ओके, ये सेगमेंट नंबर। ऑर्डरवेयर नंबर कैन बी 2000 से लेके 249 तक। तो सपोज एक सेगमेंट आप 01 बोल के सेट किया है, तो 01 सेगमेंट में जितना भी फोन देता है आप, वो नंबर्स 000 से लेके 249, नॉर्मली 000 हम लोग नहीं देते, तो 1 to 249 तक हम लोग नंबर दे सकते हैं। तो सपोज सेगमेंट नंबर 1 में फोन नंबर 245, तो आप सेगमेंट नंबर और नंबर दबाने से वो सेगमेंट में वो पर्टिकुलर फोन में रिंग मिलता है, तो दैट पर्सन विल स्पीक टू यू। तो ये सभी चीज जो है हमको थ्रू सॉफ्टवेयर करना है, इसमें कुछ फिजिकल हार्डवेयर की बात कुछ भी नहीं है, खाली आपको फोन प्रोवाइड करना है वो EOW सॉकेट में। ओके सर ये EOW फोन जो है सर, ये केवल हम मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं सर, कि दो स्टेशन के बीच में हम एज ए हॉटलाइन यूज कर सकते हैं सर इसको? या यू कैन यूज, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी डोंट नो, हमारा जो क्या बोलते हैं ये रिपीटर्स, हम लोग जो रीजन जो हट्स है ना, ऑप्टिकल हट्स में कोई नहीं रहता है, बेसिकली दे आर ऑल अनमैन्ड। तो अनमैन होने से एक्चुअली ये EOW का कुछ सेंस नहीं है बेसिकली, एंड नाउअडेज एवरीबडी इज हैविंग मोबाइल। So actually EOW is required where man is manning होने से ये EOW का इस्तेमाल होता है। अनमैन स्टेशंस में EOW के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो एक्चुअली पर्पस ऑफ दिस फोन इज इन इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस आल्सो, मेंटेनेंस पर्पस से लेके भी यूज कर सकते हैं आप। पुराना RE केबल में MOW बोल के हम लोग यूज करते हैं, वैसा ये एक चैनल है, डेडिकेटेड चैनल अमॉन्ग द स्टेशन। सो ये दे कैन पर्टिकुलरली बात करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इमरजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट एक्चुअली इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम हो गया आजकल। तो नेक्स्ट वन जो है बिट्स। बिट्स क्या होता है, इनका फुल फॉर्म बिट बिल्डिंग
बिल्डिंग इंटीग्रेटेड टाइमिंग सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट एक्सटर्नल क्लॉक, जीपीएस क्लॉक भी हो सकता है आपका। तो ये नॉर्मली एक्चुअली वी डोंट यूज इन रेलवेज, बट देर इज ए प्रोविजन फॉर टेकिंग एक्सटर्नल क्लॉक एज ए रेफरेंस क्लॉक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पीआरसी क्लॉक हमको रेलटेल से मिल रहा है, इनको हम प्रेफरेंस क्लॉक जैसा यूज कर रहे हैं। लेकिन सपोज आपको वो क्लॉक यूज नहीं करना चाहते, आपका इंडिविजुअली आपको वन क्लॉक चाहिए, तो वो भी आप एक्सटर्नली ले सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है। नॉर्मली ये DB9 इंटरफेस होता है पुराना सिस्टम में, नया सिस्टम में RJ45 कनेक्टर भी अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ये प्रोविजन होता है। तो ये बेसिकली यू कैन सी इन दिस नेक्स्ट, इसमें बिट्स आउट बोल के एक पोर्ट भी होता है, बिट्स इन बोल के भी होता है। इसका मतलब एक्चुअली इसको बेसिकली दिस बिट्स इन बिट्स आउट का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं। सपोज आपका एक स्टेशन में 2 इक्विपमेंट है, यहाँ एक इक्विपमेंट है और यहाँ एक इक्विपमेंट है, ओके। और ये आप ये क्लॉक को एक्सटर्नली आप इसको रेफरेंस क्लॉक ले रहे हैं। तो ये रेफरेंस क्लॉक को आप जो नेक्स्ट स्टेशन में देखिए, यहाँ एक है ना, आप ये क्लॉक को यहाँ जो आप रिसीव किया, ये बिट्स इन में आएगा, ओके। तो इसको हम बिट्स आउट से बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरा इक्विपमेंट जो वही कोलोकेटेड, वही जगह पे एक दूसरा इक्विपमेंट आपके तेजस है, तो ये इसको ये जोड़ने से क्या होता है, आपका ये इक्विपमेंट और ये इक्विपमेंट दोनों को एक ही क्लॉक से आप इसको सिंक कर सकते हैं। मीन्स यू कैन यूटिलाइज द सेम क्लॉक फॉर more number of equipments by using this bits out and bits in connectivity. Okay, that is the purpose of this bits in and bits out. So this is basically external clock है। और अलार्म्स जो है आपको मालूम है, इसमें क्रिटिकल, मेजर, माइनर 3 अलार्म होता है, ओके। ऑलवेज दिस विल गिव द इंडिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट। तो ये अलार्म LEDs को हम एक्चुअली एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाहर के। तो अलार्म इन इंटरफेस, अलार्म इन इंटरफेस का मतलब क्या होता है, सपोज एक स्टेशन में आप कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना चाहते हैं आपका NMS द्वारा, ओके। इन दैट केस आप ये अलार्म इन इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा, सपोज फॉर एग्जांपल आप वहाँ से कुछ वो इक्विपमेंट रूम का टेम्परेचर को मॉनिटर करना चाहता है, ओके। नहीं तो वो रूम का जो इक्विपमेंट रैक है वो कितना बार ओपन किया, क्लोज किया, नहीं तो AC शटडाउन हुआ कि नहीं, ये सभी चीज़ आप मॉनिटर करना चाहते हैं पर्टिकुलर स्टेशन। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अलार्म इंटरफेस। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सभी इवेंट्स को आप थ्रू ये इंटरफेस द्वारा आपका इक्विपमेंट द्वारा NMS को एक्सेस कर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो NMS से आप ये सभी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड how many node can be connected to a 1 bit clock. तो दिस इज ऑल्सो सेम एज नॉर्मल आपका PRC क्लॉक जो है ना, वो 60 एक सिंगल लाइन में 60 इक्विपमेंट से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अलार्म इन इंटरफेस कैन रिपोर्ट मैक्सिमम ऑफ 2 or 5 or 7। तो आप 7 इवेंट्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अलार्म इंटरफेस, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल फ्री और पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स 3.3 वोल्ट्स को हम यूज करके इसको हम ये अलार्म्स को एक्सटेंड कर सकते हैं टू NMS। वैसे ही आपका इक्विपमेंट रिपीट कर दीजिए सर। जी सर इस पोर्शन को एक बार, लास्ट जो बोला इसको एक बार रिपीट कर दीजिए काइंडली। इसमें अलार्म इंटरफेस में आप 7 इवेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। आप 7 इवेंट्स बोले तो मैं अभी बताया ना, सपोज टेम्परेचर मॉनिटर करना है, डोर एक्सेस डोर ओपन करना है, AC शटडाउन और कोई भी दूसरा चीज आप वहां से मॉनिटर करना चाहते हैं, तो आप 7 अलार्म्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स को यूज करना है। हाउ कैन कनेक्ट, वो इक्विपमेंट देखने से मैं आपको बता सकता हूँ। देयर इज प्रोविजन टू प्रोवाइड अलार्म। इसमें एक्चुअली इक्विपमेंट के ऊपर एक कनेक्टर है, वो DB9 कनेक्टर। वो DB9 कनेक्टर में आपको वायरिंग उसमें व्हाट आर द पिन्स टू बी यूज्ड, वो मैनुअल में अवेलेबल रहता है। वो मैनुअल पढ़ के किस पिन को इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। फ्रॉम देयर यू आर एक्सटेंडिंग दैट वायर्स टू आउटसाइड जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स द्वारा जो वायर आ रहा है, वो वायर को ये कनेक्टर में आप
इंसर्ट करते हैं आप, समझ में आया? हाँ, देन वैसे ही आप अलार्म आउट का मतलब सपोज मैं मेजर क्रिटिकल अलार्म को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारा एसटीएम जो हट्स है ना, दे आर ऑल अनमैन्ड है, लेकिन मैं वो अलार्म्स को मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये अलार्म्स को स्टेशन मास्टर के पास, नहीं तो वहाँ एसएनडी का कुछ मॉनिटरिंग रूम है तो वहाँ तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। जब भी यहाँ अलार्म आएगा तो ऑटोमेटिकली अलार्म एक्सटेंड होगा आपका कंट्रोल रूम में, और वहाँ एक बजर रखने से बजर हूट करे, तो बजर नॉइस करेगा, देन इट विल क्रिएट साउंड, तो इट विल अलर्ट द पर्सन हु इज मॉनिटरिंग द इक्विपमेंट। तो ये चीज भी कर सकते हैं, वही इसके लिए अलार्म आउट इंटरफेस भी अवेलेबल है। तो नॉर्मली ये दोनों के लिए एक ही कनेक्टर होता है, लेकिन पिंस अलग अलग होता है, तो आप पिंस को करेक्टली पकड़ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन एक्सटेंड द अलार्म्स आउटसाइड, वैसे ही वो स्टेशन का अलार्म्स को एनएमएस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। So that is the purpose of this alarm interfaces. Then comes network. Yes, sir. No voice. No voice. Vinay, sir. Hello, no voice, sir. गुप्ता जी, गुप्ता जी, क्या हुआ तेजू? अरे आवाज नहीं आ रहा ना कुछ। ठीक है यार, कभी मेरी आवाज मिल रही है? आ रहा। अच्छा, अब लगता है वहीं सर के यहाँ से प्रॉब्लम है ना? कुछ प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। हेलो सर तो कहाँ गया? आवाज श्रीनाथ सर, सुनिए जी, मैं विजय कुमार इंस्ट्रक्टर बात कर रहा हूँ। आ रही है सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। मेरा हो रहा है, वो सर का घर में पावर चला गया तो इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो ठीक है, हम ले लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो नेटवर्क एलिमेंट रिसेट। यस सर। रिसेट बटन होता है आपका फ्रंट पैनल, एलटीसी कार्ड जो है, लाइट ट्रिब्यूटरी कार्ड जो है, वहाँ फ्रंट पैनल में होता है। ये कब यूज करते हैं हम लोग? जब एक्चुअली जब हैंग हो जाता है ना, तो उस टाइम हम लोग इसको यूज करता है। ठीक है ना, ये छोटा सा एक होल माफी होता है, तो उसमें हम लोग ये बॉल पॉइंट पेन या पेंसिल से मतलब एक थोड़ा देर के लिए पकड़ के रखना है, तब ये क्या हो जाता है, ये रीसेट हो जाता है। तो जनरली क्यों हैंग हो जाता है? देयर आर बहुत सारा रीजन होता है क्यों हैंग हो जाता है। हमने जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ आवर इक्विपमेंट्स दे आर हैविंग कंटेंट। अच्छा, कंटेंट शेयर भी चला गया, कंटेंट शेयर। हाँ ओके, हाँ होस्ट कौन था? गुप्ता जी, क्या हुआ? सर गुड मॉर्निंग। गुप्ता जी, आप ऐसा करिए, आप हमें होस्ट बनाना पड़ेगा। आप हम वहाँ पे विजय कुमार करके लिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर